बात यही हो रही है कि कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, मगर टिकट ना मिले तो क्या कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? पर्टिकुलरली जो लोकसभा है उसमें जो है मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेंगे। उसके साथ में यह है कि कैंडिडेट भी अच्छा हो तो और भी ज़्यादा थोड़े एक्स्ट्रा वोट मिल सकते हैं। बिजली कनेक्शन देने से कोई फायदा नहीं, तो बिजली होनी चाहिए। इसी तरह से जल का कनेक्शन देने से नहीं, जल भी आना चाहिए उसमें। तो पहली जो है प्राथमिकता होती है कि जल सभी घर तक पहुँचना चाहिए। स्कूल है, आप देखिए गाँव के स्कूल हैं बहुत ही खराब हालत में है। एक या दो अध्यापक है पहली से 8वीं क्लास में अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका बच्चों का कैसा स्टैंडर्ड होगा आप बताइए। ये बच्चे वहाँ से बेचारे कैसे, आप पढ़े लिख करके फिर तो पढ़े लिखे मजदूरी बना रहे हैं आप। यहाँ इतनी सारी कंपनियाँ लगी हुई है, लेकिन जो काम करने वाले ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं। क्यों नहीं यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को यहाँ पे जॉब दिया जाना चाहिए। दिक्कत ये होती है कि जीतने के बाद में कई लोग जो होते हैं गायब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। जनप्रतिनिधि का उसकी सफलता का मेजरमेंट होना चाहिए। क्या बात उसने क्या काम किया है। अगर आपको जन सेवा करनी है तो ही जनप्रतिनिधि आइए, नहीं तो आने की जरूरत नहीं। नहीं तो आप जाके धंधा कीजिए, पैसे कमाने तो बिजनेस बहुत सारे होते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ इज टू बी लिव्ड ऑन दी वंस। जिंदगी सिर्फ एक बार जीनी है, तो ये रेस्ट करके और सिर्फ ऐसे सोने और ऐसे बैठे रहने से या गप्पे मारने से ऐसे जिंदगी जीने चाहूँ। अच्छा, आप इतने लोकप्रिय, इतनी एक बड़ी शख्सियत है इस मारवाड़ की भूमि की, आप विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं आए? राजस्थान विधानसभा चुनावों का जहां शोरगुल अभी थमा ही था कि आगामी लोकसभा चुनाव की आहट ने अब दस्तक दे दी है। और इस दस्तक में एक दबंग धमाका हुआ है जब एंट्री ली है तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी सांगाराम जांगिड़ ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, लोकसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने रह गए हैं, ऐसे में आप अब सक्रिय भी नजर आ रहे हैं और आपकी नज़दीकियां कुछ भाजपा नेताओं से भी देखने को मिल रही है। तो क्या ये माना जाए कि आप भाजपा से इस बार लोकसभा चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी से सक्रिय नहीं हुआ हूँ। मैं तो पहले से सक्रिय था। आपने देखा होगा विधानसभा इलेक्शन में मैं सारा एरिया मैंने कवर किया था। उससे पहले भी मैं तो जब से रिटायर हुआ तब से यही सक्रिय हूँ मैं, तो समाज सेवा में। और बिल्कुल मैंने ओपनली किया था भाजपा के लिए। और जो जहाँ तक लोकसभा की बात है, मैं ज़रूर दावेदारी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाजपा से। यस। भाजपा ही क्यों? अन्य दल भी है, कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा क्यों? देखो, ऐसा है कि ये अपने अपने विचार, जैसे जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी अपनी विचारधारा है। मेरी ये नहीं होता कि भाई मैं यहाँ पे ये पार्टी दे तो नहीं तो ये पार्टी दे तो, ऐसे नहीं है। हमारा अपना पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देगी तो उसमें हम जरूर कंटेस्ट करेंगे। नहीं देगी तो जितना भी टिकट देगी उसके ऊपर वास्ते में वर्क करेंगे हम उसके लिए। तो अपने लिए भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके लिए काम करना है। जिसको भी पार्टी टिकट देती है उसके लिए काम करना होता है। जनता, ये जो आपने बात कही, जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे, जनता अब इस सवाल और इस जवाब को सुनकर अब एक तरह से ऊब गई है, क्योंकि पहले भी विधानसभा चुनाव में भी देखा गया, हर नेता कहता था जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हो जाएंगे। मगर आपने ये देखा होगा कि कई विधानसभा सीटों पर निर्दलीय की स्थिति बनी और बागी हुए, पार्टी को भी नुकसान हुआ, निर्दलियों की जीत हुई। आप इस पर क्या कहते हैं कि वो जो हुआ सही था या गलत था? आपकी क्या राय है उस पर? देखो, ऐसा है, ये पार्टी की अपनी सोच है, पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो उन सारे फैक्टर्स के ऊपर क्या डिसाइड करते हैं उसके ऊपर अपने यहाँ बैठ के अपने नहीं सोचता कि वहाँ ऊपर से कई सारी चीज़ें उनको देखनी होती है। नहीं, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्यों डिसीजन दिया होगा ये अपने को पता नहीं है, लेकिन पार्टी के डिसीजन जो भी है, देखो ऐसा है, ये एक जो बीजेपी जो है ये एक डिसिप्लिन पार्टी, अनुशासित पार्टी है। इसमें तो जो भी निर्णय वहाँ से होता है। अब देखिए, आप अगर कहते हैं कि एक दो जगह जैसे मान लो निर्दलीय की जैसे आ गई यहाँ पे, तो फिर राजस्थान में पूरी बीजेपी की सरकार कैसे आ गई? वही जो केंद्रीय लीडरशिप है जिसने पूरा निर्णय लिया है सारे सीटों का, 199 या 200 सीटों का जो निर्णय लिया उन्होंने, तो फिर वो जीत कैसे गई? फिर हो सकता है एक दो जगह कोई ऐसी रीजन्स हो सकते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें कोई कैंडिडेट को नहीं दे या किसी और को दे ऐसे। लेकिन अगर हम बात करें इस लोकसभा सीट की जिसको लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, बाड़मेर जैसलमेर, 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से भाजपा के 2 बागी हुए और दोनों जीत गए, वो भी निर्दलीय होकर।
और उनकी तरफ से भी चुनावों से पहले यही कहा जा रहा था, पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ लड़ेंगे, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, मगर परिणाम आपके सामने है। तो अब जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव भी आ गए, कई जो नेता हैं वो दावेदारी करेंगे, उनमें से जैसे आप एक भी हैं, बात यही हो रही कि कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, मगर टिकट ना मिले तो क्या कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, नहीं कोई निर्णय नहीं है, अपन कंधे से कंधे मिलाकर ही लड़ेंगे। जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके, मेरे को दिया तो मैं सभी को आह्वान करूंगा कि मेरे लिए कराए, और किसी और को मिलेगा तो मैं उनके लिए, जैसे मैंने विधानसभा में किया उसी तरह से मैं काम करूंगा, और सभी से आह्वान करूंगा कि उसके लिए करो। अपने कोई वो इतनी आकांक्षा नहीं है कि नहीं साहब मेरी अपने इंडिविजुअल लीडरशिप, अपने लिए पार्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। सांगाराम जी, आपकी खुद की एक अपनी अलग छवि है, आपकी एक दबंग, एक सिंघम पुलिसकर्मी के रूप में आपकी एक छवि है, और आपके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, मगर लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि के आगे सब छवि फीकी नजर आती है। बिल्कुल सही। वो एक ऐसे नेता हैं जो सांसदों को जिताते हैं। पहले कहा जाता था कि जो सांसद है वो प्रधानमंत्री बनाता है, मगर उनके लिए अब ये बात कही जाती है खुद नेता कि वो एक प्रधानमंत्री जो सांसद बनाते हैं। क्या आप प्रधानमंत्री मोदी से खुद की एक अलग छवि बना पाएंगे या फिर आप भी उस छवि के अंदर आ जाएंगे? मैं मेन तो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी की ही छवि होती है, वो उन्हीं छवि से ही सारे जीतेंगे। अल्टीमेटली तो उसी छवि से ही सभी को जीतना है, नहीं तो काहे को जाके वोट देना। इतनी सारी पूरे इंडिया में मोदी जी एक बार आए, मोदी जी के नाम पे सारा, आपको सब पता है कि मोदी जी के नाम पे सारा कुछ चल रहा है। 3 राज्य मोदी जी के नाम पे जीत लिए सारे, अभी 3 राज्य जो हुए हैं, अब उसमें कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं था जी, नहीं, तीनों में मुख्यमंत्री का फेस नहीं था, सिर्फ मोदी साहब, बीजेपी, और उन्होंने जो डिसाइड किया वो बस वो राज कर रहे हैं आज। तो इसलिए कि ये जो होता है कि पार्टी का निर्णय होता है, और मोदी जी के नाम पे ही यहाँ जो पर्टिकुलरली जो लोकसभा है उसमें जो है मोदी जी के नाम पे ही सब पड़ेगी, वोट पड़ेंगे। उसके साथ में यह है कि कैंडिडेट भी अच्छा हो तो और भी ज़्यादा थोड़े एक्स्ट्रा वोट मिल सकते हैं, ये तो है। ठीक है। आप तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहे, आपने वहाँ का शासन प्रशासन को देखा है, और अब आप बाड़मेर के रहवासी हैं, तो क्या कमी आपको नज़र आई यहाँ पर जो आपको लगा कि तमिलनाडु में बेहतर थी, और जिसको आप अब ठीक करना चाहेंगे यदि आप यहाँ से सांसद बनते हैं? देखिए, यहाँ पे कई सारे विकास के जो चीज़ें हैं वो बहुत कम है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे अब जैसे देखिए आप, विकास की ऐसी ऐसी योजना है तमिलनाडु में, एक कारण ये है कि लिटरेसी ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है। बिल्कुल। तो कई चीज़ों में तुरंत वहाँ पे लोगों के उनकी प्रतिक्रिया होती है, वहाँ पे एक्शन लेनी पड़ती है उस तरह से। यहाँ पे लोग अनपढ़ है, ज़्यादा अनपढ़ लोग ज़्यादा है। आजकल तो अब बच्चों में पढ़ाई वगैरह सारे स्कूल में भेजने लग गए, तो आप देखिए कि यहाँ की साक्षरता दर है वो थोड़ी कम है, बहुत कम है। हाँ। बहुत पहले तो बहुत कम थी, हाँ। अब जो है बच्चे सारे पढ़ने लग गए, लेकिन पूरी साक्षरता आने में तो बहुत है, क्योंकि अभी पुरानी पीढ़ियाँ वो सारी अनपढ़ बैठी है, कई सारी पुरानी पीढ़ियाँ अनपढ़ बैठी है। तो देखिए यहाँ पे जो है ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनप्रतिनिधि को लेना चाहिए, कि जनप्रतिनिधि का एक फोकस होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, किस किस काम के ऊपर काम करें। जैसे बाड़मेर में सबसे पहले आज प्राथमिकता क्या, बाड़मेर जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है जो पार्लियामेंट की, तो उसके लिए कि पहला सबसे ज़्यादा जल की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, पीने का जल जी। तो प्रधानमंत्री की जो हर घर जल की जो योजना है वो आप देखिए कि इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। भले इसका कारण था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस की थी, उन्होंने नहीं किया या जो भी कारण था, लेकिन आज जो है वही कारण था और कोई कारण नहीं था। लेकिन जो अब जो है नई सरकार को, जो नए जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये देखना है कि हर घर प्रधानमंत्री जी ने जैसे सोचा उसी तरह से जल पहुँचे, और जिस तरह से वो नल पहुँचाया जाए उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो ताकि लंबे तक चलाए। और फिर जल लगाने के बाद में जैसे यहाँ बिजली तो लगा दी लेकिन बिजली आती नहीं है, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है, बिजली कनेक्शन देने से कोई फायदा नहीं, तो बिजली होनी चाहिए। इसी तरह से जल का कनेक्शन देने से नहीं, जल भी आना चाहिए उसमें। तो पहली जो है प्राथमिकता होती है कि जल सभी घर तक पहुँचना चाहिए। दूसरा ये है, ये तमिलनाडु में ऐसे नहीं होता कि आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए मर रहे हो, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या, जो अब जो सरकार काफ़ी सभी को पता है कि अब मोदी जी की स्कीम इम्प्लीमेंट होगी। दूसरी जो है स्कूल है, आप देखिए गाँव के स्कूल हैं बहुत ही खराब हालत में। खराब हालत का सेंस ये है कि पहली से 8वीं तक जियो तो निकाल दिया, स्कूल हो गई तो खुश कर दिया लोगों को, लेकिन वहाँ पे एक अध्यापक होता है। कई जगह मैंने देखा एक अध्यापक या 2 अध्यापक। अब 1 या 2 अध्यापक है, पहली से 8वीं क्लास में अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका उनका बच्चों का कैसा स्टैंडर्ड होगा आप बताइए उसमें जी।
हमने वो देखी पब्लिक स्कूल है तमिलनाडु में, जहाँ पे जब 12 बच्चों के ऊपर एक क्लास होती है, एक टीचर होता है हर 12 बच्चों के ऊपर ऐसी। और यहाँ पे तो ये बच्चे फिर आगे कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे? जैसे हम हायर कंपटीशन में जाते हैं बड़ी बड़ी सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज वगैरह कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये बच्चे वहाँ से बेचारे कैसे? आप पढ़े लिख करके फिर तो पढ़े लिखे मजदूरी बना रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि स्कूलों का जो है सुधार कैसे किया जाए, और इसमें बेसिक सुधार करना बहुत ज़रूरी है उसमें, ताकि अगली जो पीढ़ी है उसको जो है अपन सुधार सके। तीसरी बात जो यहाँ के युवा है, पढ़े लिखे हैं, यहाँ इतनी सारी कंपनियां लगी हुई है। आप देखिए, आप बाड़मेर में तो सारे खनिज और सारे ऊर्जा और सारे कुछ आ गई है, लेकिन जो काम करने वाले ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं। क्यों नहीं यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को यहाँ पे दी जाए, यहाँ पे जॉब दिया जाना चाहिए। तो यहाँ के युवाओं को और जॉब देने की बात है। नेक्स्ट बात यह है कि जैसे इतनी सारी कंपनियां हैं, तो हमारे बाप दादाओं ने जो है पुराने वर्षों से, इतने शताब्दियों से इन ज़मीनों को रक्षा करके रखा था। अब वहाँ पे इन्होंने जो है ज़मीन ले करके ये सारा उत्पादन कर रहे हैं जी। लेकिन इनके जो फायदे हैं न केवल इसके जॉब के, बल्कि यहाँ के जो इसमें इनका CSR फंड्स होते हैं, लाभ जो इनका प्रॉफिट होता है, उसका सरकार का एक नॉर्म होता है कि इतना CSR का जैसे 2.5% है, प्रॉफिट का 2.5% आपको CSR के लिए करना पड़ता है जी। लेकिन वो कहाँ करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे डाइवर्शन होता है? तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनियों की यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। और ये नहीं है कि वो यहाँ से बाहर से आए, प्रॉफिट कमाए, यहाँ से लेके चले गए, ऐसा नहीं हो। यहाँ के लोगों को भी फायदा होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट चीज़ है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है, आप देखिए, आप रोडों पर देखिए, आप कुछ जगह पे रोडें ठीक है, बाकी ज़्यादातर आप बाड़मेर जैसे में देखिए रोडें अभी जो 5 साल में बनी है, मैंने देखा अभी से सारी बिगड़ गई रोडें, और गाँव की रोडों में तो बहुत खराब हालत है। तो इन रोडों का जो है कैसे जनप्रतिनिधि वो खुद जा कर के देखें, सरप्राइज इंस्पेक्शन करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें कि अच्छी रोडें बनाएं, क्वालिटी रोडें बनाएं, उनको चेक करा जाए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हज़ारों मुद्दे हैं, लेकिन जो खास प्रायोरिटी मुद्दे बोल रहे हैं ये कि पहले 10 मुद्दे हैं जिसके ऊपर जनप्रतिनिधि करें। ये नहीं है कि जनप्रतिनिधि आए, अपनी माला पहना, ये साफा पहना और चले गए, ये कोई फंक्शन में जाना, ये नहीं होना चाहिए। जनता के लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी सोच करके उसमें जो है जो लीडरशिप या जो रिप्रेजेंटेशन जो होगा, सेवा करने का, जो पब्लिक को जो सेवा करने का जो होता है, वो अलग से नजरिया बनेगा उसका। बिल्कुल, यहाँ पर आपने एक बहुत सही बात पकड़ी कि जो जनप्रतिनिधि हैं चुनाव के समय जिस प्रकार घर घर आते हैं, चुनाव के बाद भी आए, आप किस तरह से जब चुनाव, अगर यदि आपको टिकट मिला, आप जीत जाते हैं, आप यहाँ से सांसद बनते हैं, तो आप जनता से किस तरह से कनेक्ट करेंगे, जनता आपसे कैसे मिलेगी? देखो, मैं आज भी आप देखिए कि मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, फ़ोन पे हूँ। मैं अभी जो जैसे विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, मेरे को क्या है कि पुलिस की सेवा में भी मेरे को फील्ड सर्विस करना बहुत अच्छा लगता था, जाना हर एक चीज़ में, फील्ड का इंस्पेक्शन का, ऑन ग्राउंड रहना, हाँ, ग्राउंड वर्क करने का बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह से यहाँ पे विधानसभा का मैं सिर्फ 12 दिन में, लास्ट 12 दिन में मैं 8,500 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी। तो आप देखिए कि मैं कुछ तो मैं घूमा था, इसलिए मैं, और कई गांव में गया मैं। लेकिन ये गाड़ी वही ना कि चुनाव के समय चली थी, चुनाव के बाद ये गाड़ी चलेगी ऐसे? बाद भी चलेगी ये गाड़ी। मेरा ये डिफरेंस है कि ये जो दिक्कत ये होती है कि जीतने के बाद में कई लोग जो होते हैं गायब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। होना ये चाहिए कि जीतने के बाद में जो है प्रतिनिधि कितना टाइम स्पेंड करता है आपके साथ में, और आपकी प्रायोरिटी ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर घूमते रहो गांव में। कई चीज़ें आपको वहाँ जा करके, जैसे आप विधानसभा में तो जयपुर में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, वहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, मंत्रालय में, वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में अफसरों से मिलना होता है, तो वहाँ से आपको ये जो है काम करवाने होते हैं। तो काम कर जरूरी यहाँ नहीं है कि भाई इतना ही आपको घूमना ही पड़ेगा, आपको काम करवाने के लिए आप कितना टाइम, जनता के लिए कितना आप स्पेंड कर रहे हो टाइम, वो उसके ऊपर आपका जो है एक, मैं ये समझता हूँ कि एक इंडेक्स होना चाहिए जिसके कि जनप्रतिनिधि का उसकी सफलता का मेजरमेंट होना चाहिए। क्या बात उसने क्या काम किया है। अच्छा, एक पब्लिक को एक इंडेक्स बनाना चाहिए, आप कितना हमारे लिए काम किया। और क्या है, जब आप, अगर आपको जन सेवा करनी है तो ही जनप्रतिनिधि आइए, नहीं तो आने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप जाके धंधा कीजिए, पैसे कमाने तो बिजनेस बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए, और अपने खुद के लिए कोई ये नहीं, कोई ठेके लेने, अपने रिश्तेदारों के ठेके दिलवाने, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। उसमें जो है आपको ईमानदारी से अगर काम करके जनता की सेवा करने हैं
तो ऐसा मौका जो है बहुत रेयरली किसी को मिलता है। आपने सारी उम्र जो है एक संघर्ष किया, आप कानून प्रशासन के भी एक हिस्सा रहे। अब एक उम्र थी कि मैं रिटायरमेंट लेता, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताता, फिर भी आप इस उम्र में जो है दिन की धूप में जनता के बीच उतर रहे हैं, धोरों में चल रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत? देखो ऐसा है कि बच्चों के साथ तो अभी ये तो है नहीं कि भाई 24 घंटे बच्चों के साथ में रहना होता है। वो बच्चे भी अपने अपने काम करते हैं, उनको नहीं, भी एक रिटायरमेंट लाइफ हर किसी का सपना होता है, मैं एंजॉय करूँ, मैं उसके बाद काम ना हो। देखो ऐसा है कि आदमी जो होता है सबसे पहले बूढ़ापा कब आता पता है? बूढ़ापा तब आता है जब अपने आप को ये समझते हो कि अब मैं कोई काम नहीं कर सकता, मेरे को रेस्ट करनी है। तो वो सबसे पहले बूढ़ापे की शुरुआत वहाँ से होती है। और जब आप कहते हो कि नहीं मैं तो काम करता रहूँगा, तो कभी बूढ़ा माइंड सेट है एक। तो जो है अगर आप रेस्ट करने के मूड में बिल्कुल मेरे को रेस्ट करनी है और कोई काम नहीं करना है, तो आप एक ऐसे उसमें आ जाते हो जिसको एक बूढ़ापे की तरह। मैं जैसे अभी वहाँ था चेन्नई भी कभी कभी जाता था रिटायरमेंट के बाद में भी, तो भी मेरी दिनचर्या में बहुत बिजी रखता हूँ मैं। सुबह मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ करता हूँ 3 घंटे तक, मैं दौड़ता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, जिम में जाता हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ इज़ टू बी लिव्ड ऑन दी वंस, जिंदगी सिर्फ एक बार जीनी है। तो ये रेस्ट करके और सिर्फ ऐसे सोने और ऐसे बैठे रहने से या गप्पे मारने से ऐसे ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। तो अब एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं राजनीति में, कहा जा सकता है। हाँ, एक बार ज़िंदगी जीनी है तो उसको अच्छी तरह से जियो। सरकार की सेवा थी उसको भी अच्छी तरह से किया। तो अब जो है अगर जनता ने सहा तो जनता की सेवा भी इसी तरह से, हमारे यहाँ की जनता की, वहाँ भी जनता की सेवा की थी, वो दूसरे रूप में की थी। पहले सरकार का हिस्सा थे, अब खुद सरकार पे। अब देखो ये तो जो जनता, अगर सरकार नहीं, हम प्रतिनिधि जनता का जो है एक जन प्रतिनिधित्व है, ताकि जनता के लिए क्या उनकी जो है मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए। अच्छा, आप इतने लोकप्रिय, इतनी एक बड़ी शख्सियत है इस मारवाड़ की भूमि की, आप विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं आए? नहीं, विधानसभा मैं ये सोचता था कि ये आपका जो सवाल है, लेकिन विधानसभा के लिए मैं सोचता हूँ कि चलो ऑलरेडी कैंडिडेट जो फिक्स थे उनके। और दूसरा देखो मैं समझता हूँ मैं एक डीजी रहने के बाद में अगर मेरे को मौका मिला है तो मैं थोड़ा सा जैसे लोकसभा का ये जो होता मौका मिलता तो मेरे लिए एक थोड़ा अच्छा रहता कि दिल्ली में जाकर के मैं जनता की सेवा वहाँ और भी अच्छी तरह से मैं दे सकता। कहा यह जा सकता है कि आप प्रदेश की राजनीति से ज़्यादा दिलचस्प जो है देश की राजनीति में लेते हैं? नहीं, प्रदेश तो आखिर जो काम तो सारा प्रदेश से ही करना पड़ता है। सिर्फ देश की राजनीति अल्टीमेटली जो जनता के लिए ज़्यादातर स्कीमें होती है स्टेट के थ्रू ही आती है। अब जैसे मोदी साहब ने जो की थी वो हर घर जल की, तो इतने सारे पैसे वहाँ भेजे लेकिन उन्होंने खर्च नहीं किए। तो अल्टीमेटली तो होता तो स्टेट के थ्रू होता है। लेकिन देखो एक अच्छा लगता है, पूरे देश की राजनीति में एक चलना और भी अच्छा रहता है। स्टेट में भी होगा, फिर उसमें क्या होता है दोनों जगह आपको भाग मिल जाता है, स्टेट में भी मिलता है, सेंटर में भी मिलता है आपको। भाजपा ने इस बार यहाँ सरप्राइज बहुत किया है, बहुत से ऐसे नए चेहरे आए जिसको लेकर किसी ने सोचा ही नहीं था। जैसे बाड़मेर की बात करें, दीपक कड़वासरा, उनको लेकर बहुत ही कम लोगों ने सोचा था कि ये विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। क्या उन चुनाव के दौरान पार्टी ने आपसे कांटेक्ट किया था कि सांगाराम जी हमें आपकी ज़रूरत है, आप लड़ लीजिए इस विधानसभा सीट से? नहीं, पार्टी ऐसा कोई मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। पार्टी टच में थी, पार्टी लीडरशिप कई जो है लीडरशिप से मैं टच में था, लेकिन ऐसे कोई डिस्कस नहीं हुआ था कि कोई उसके विधानसभा के लिए मेरे को ऑफर करने की ऐसी कोई बात नहीं थी। एक बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होगा कि जो बाड़मेर क्षेत्र है जाट बाहुल्य क्षेत्र है और सोशल इंजीनियरिंग के नाम से अगर यदि जिसको नाम सोशल इंजीनियरिंग दिया जाता है भाजपा की ओर से, उसके अनुसार यहाँ पर अमूमन जाट चेहरों को ही जो है उतारा जाता है चुनावी रण में। ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले भी अलग अलग समाजों के लोग एमपी रह चुके हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट है, एक तो पार्टी उसको चाहे, दूसरी बात कैंडिडेट की खुद की छवि जो अच्छी होनी चाहिए। तो 36 कौमों का सपोर्ट होना चाहिए उसमें, एक दो जाति की सपोर्ट नहीं, सभी जातियों का सपोर्ट होना चाहिए। अब ये है कि अलग अलग जाति का अलग अलग प्रोपोर्शन है, किसी जाति की जनसंख्या अधिक है, कुछ की कम है, इस तरह से है। तो ये तो पार्टी का फाइनली निर्णय था, पार्टी जिसको डिसाइड करेगी सारी 36 कौमें उनको सपोर्ट करेगी। आप जनता के बीच काफ़ी लंबे समय से गुजर रहे हैं, क्या फीडबैक आपको मिल रही है? फीडबैक ये मिल रही है कि सभी मोदी साहब को वोट देने के लिए तैयार है सारे। पर्टिकुलरली लोकसभा में जो है
विधानसभा से भी ज़्यादा। कुछ लोगों ने तो विधानसभा में शायद दूसरी पार्टियों को भी दिया हो, लेकिन कि लोकसभा में तो जो है हम बीजेपी को ही देंगे, कमल के फूल पे ही देंगे। जिस प्रकार कहा जा रहा है अब की बार 400 पार लगता है आपको? हाँ, इस बार 400 पार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इस बार तो माहौल ही डिफरेंट है थोड़ा। तो ये सुना आपने तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी सांगाराम जी जांगिड़ को, जिन्होंने अपना जो विजन है, अपना जो प्लान है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर हम सभी के समक्ष रखा और ये भी कहा कि इस बार जो है भाजपा यहाँ पर 400 पार जाएगी और ये भाजपा से दावेदारी भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या भाजपा सांगाराम जी जांगिड़ पर विश्वास जताती है, इन्हें यहाँ से टिकट देती है और क्या ये जीतते हैं, ये अब आगामी चुनावों में हमें देखना होगा। आप देखते रहिए DC लाइव बाड़मेर। कैमरामैन राजेंद्र के साथ संवाददाता मनोज पांडे।